जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन फ्रॉम nitin.sharma.maths.com। दोस्तों, आखिर वो आज दिन आ ही गया जिसका हम पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि हम एक नया बैच शुरू करेंगे, एक नया कोर्स शुरू करेंगे। तो आज से हम उस नए बैच की, नए कोर्स की शुरुआत करते हैं। और पिछले 2 वीडियोज में मैंने आपको बता दिया था कि क्या हमारा सिलेबस रहेगा टीजीटी पीजीटी का, चाहे आप यूपी पीजीटी टीजीटी हो, DSSS हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एचटेट हो, इन सभी का सिलेबस के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियोज में डिस्कस कर लिया था। और साथ के साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इस बैच में, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, किस सिस्टम से पढ़ेंगे, क्या प्रोसीजर हमारा रहेगा। ठीक है, पूरे सिलेबस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। जो इस कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो पिछली 2 वीडियोस देख लें। अगर फिर भी उन 2 वीडियोस को देखकर उनको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9802338830 पर। ठीक है, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, चैप्टर फर्स्ट बना रहा हूं सेट्स एंड रिलेशंस का। इसमें हम प्रॉपर स्टडी मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट और रिलेशन में क्या क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा का सारा डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस। ये पहला वीडियो है चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, ये पहला वीडियो फ्री रहेगा सभी यूट्यूब देखने वालों को, मेरे चैनल पर जुड़ने वालों को, मेरे चैनल पर आने वालों को। ये पहला चैप्टर का पहला वीडियो सभी के लिए फ्री रहेगा। आप इस वीडियो को अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि भी आपको इस चैप्टर का वीडियो के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी मिल जाए आपको सारा का सारा, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नितिन शर्मा मैथ्स प्ले स्टोर पे जाइए, नितिन शर्मा मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां बैच के सेक्शन में फ्री वाले मटेरियल में जाकर आप सारा का सारा ये वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल, ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल आप फ्री में देख पाएंगे। आप जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया है उनको तो बहुत चीजें मिलने वाली है। ये वीडियो लेक्चर मिलेगा, इस चैप्टर का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको एक्सरसाइज का मटेरियल मिलेगा आपको, और साथ में असाइनमेंट भी मिलेगा। और ये फ्री वीडियो सिर्फ एक पहला चैप्टर ही फ्री वीडियो रहेगा यूट्यूब पर और हमारे ऐप के अंदर। बाकी के सारे चैप्टर्स, ठीक है, बाकी के सारे चैप्टर, सारा स्टडी मटेरियल, सारे असाइनमेंट उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने हमारा बैच को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बैच को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, भले ही आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है लेकिन आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच कैसे ज्वाइन करते हैं आप हमारे पिछले 2 वीडियोज को देखिएगा। और साथ के साथ अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, 9802338830। उस पर हम आपको सारा तरीका बता देंगे कि बैच को कैसे ज्वाइन करना है और बैच में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। क्लियर? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर 1 सेट्स एंड रिलेशंस, पूरा स्टडी मटेरियल बेसिक टू एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन। नमस्कार, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज आपका इस बैच के पहले एपिसोड में, यानी कि पहले चैप्टर में सेट्स एंड रिलेशन में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये बैच ज्वाइन किया। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है क्योंकि आप एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आपकी एक बहुत बढ़िया तैयारी यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे का सपोर्ट किया और इस बैच में ज्वाइन किया। साथ के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मकसद से, जिस लक्ष्य को लेकर आपने इस बैच को ज्वाइन किया वो आपका जरूर पूरा हो और भविष्य में आप जरूर एक सरकारी नौकरी की अगर चाह रखते हैं तो आपकी वो चाह जरूर पूरी हो। चलिए इसी बात के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के चैप्टर 1 यानी कि सेट्स एंड रिलेशन का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। शुरुआत हम करेंगे स्टडी मटेरियल से। ठीक है, उसके जस्ट बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको एक्सरसाइज में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो DSSS एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, सभी एग्जाम को दिमाग में रखते हुए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उनके आंसर हमें किस प्रकार से देने होते हैं। ठीक है, और उस स्टडी मटेरियल करवा देने के बाद फिर नेक्स्ट डे असाइनमेंट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करवा देने के बाद जस्ट अगले दिन आपको 10 से 11 जो हमारा बैच का टाइम रहेगा या कोर्स का समय रहेगा,
उसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे, आपको खुद से वो असाइनमेंट करना है। वैसे तो असाइनमेंट फुली सोल्ड रहेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन वाइज रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सारे असाइनमेंट को खुद से सोल्व करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन देख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, और अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, सेट्स एंड रिलेशन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड की तरह है ना। पूरी स्लाइड को मूव करेंगे, जैसे अभी देख रहे हैं पूरी स्लाइड एक आगे पीछे मूव कर रही है। वाह कितना मजा आता है देखने में ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। फिलहाल मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, और आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं है। आप तसल्ली से एक जगह इम्तिहान से बैठ जाएं और सारे स्टडी मटेरियल को गौर से सुनते रहें। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ स्टडी मटेरियल। बिल्कुल वो कहते हैं ना टीचर की जो लैंग्वेज होती है, टीचर जिस लैंग्वेज में चीजों को समझता है या फिर बच्चों को जिस लैंग्वेज से वो समझाता है, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में पूरा स्टडी मटेरियल मेरा खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। पिछले 10-12 साल का जितना एक्सपीरियंस रहा है, उन सारे एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। ठीक है, आपको कोई चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल सभी चैप्टर्स के आपको फ्री में मिलेंगे, क्योंकि आपने बैच ज्वाइन किया है, आपने पेड कोर्स लिया है, आपने कुछ अमाउंट दी है हमें, हालांकि ज्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन फिर भी दी है, वो उतना ही बहुत का है, बहुत कुछ हमारे लिए काफी रहेगा। हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कुछ मैं पेपर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे सारा मटेरियल आपको आपके ऐप में फ्री में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। फिलहाल आप सारी चीजें को समझते रहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, सारी चीजों को आप समझते रहिए। और मैंने ये सारा स्टडी मटेरियल है ना, जो फॉन्ट होता है ये मेरे खुद से टाइप किए हुए हैं, सारे मेरे हैंड रिटन टाइप है। ठीक है, और एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, फॉन्ट का जो नॉर्मल साइज होता है वो 11 और 12 होता है, लेकिन मैंने इस फॉन्ट के साइज को 20 रखा है ताकि आपके आंखों पर जोर ना पड़े। आप स्टडी मटेरियल को जब स्टडी करें, रन करें, रीड करें, ठीक है, स्लाइड को आगे पीछे मूव करें तो आंखों पर जोर ना पड़े। बड़े बड़े अक्षर दिखाई देंगे, फॉन्ट मतलब अक्षर बड़े दिखाई देंगे, आपको साइज बड़ा दिखाई देगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए सारी बातें क्लियर कर दी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं, अब देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 स्टडी मटेरियल सेट्स एंड रिलेशन। क्लियर है? ठीक है, मैं स्क्रीन तो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर आप देखो टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन, यूपी टीजीटी पीजीटी DEET+B एस्टेट केवीएशन डाउनलोड द ऐप, ये सारी बातें आप जान चुके हैं क्योंकि आप बैच में आ चुके हैं, तो ये बात आपको मालूम है। हम सीधे से हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टडी मटेरियल चैप्टर 1 सेट्स एंड रिलेशन। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया हुआ है सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग बताएंगे। ठीक है, वैसे आप सेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, और वैसे ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर कोई भी टीचर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो शुरुआत इसी चैप्टर से करता है। तो ये चैप्टर लगभग सभी को क्लियर होता है, क्योंकि हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर को हम एक्चुअली बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपकी बार बार पढ़ी हुई है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन फिर भी आप सारी चीजों को एक बार देखते रहें, हो सकता है कोई नई बात आपको यहाँ देखने को मिले और वो आपके एग्जाम में काम आ जाए, तो तसल्ली से सारी बातें सुनते रहिए। क्लियर है? देखिए सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का होता है ना, उसको सेट कहते हैं। लेकिन आप कलेक्शन तो हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स का कर सकते हैं, क्या सभी कलेक्शन से सेट बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। वेल डिफाइंड से मतलब है हम विदाउट हेजिटेशन अपनी बात ये कह सके कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में अच्छी तरीके से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है ना, वी शुड एबल टू से, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब कोई एक पर्टिकुलर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता है, अगर ये बात हम कंफर्म हो जाए, क्लियर कट हो जाए हमें ये बात, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैंने कुछ सेकंड नोट भी यहाँ पर दिया हुआ आपको, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द कलेक्शन आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। और उस कलेक्शन में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स और मेंबर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने आ गया
एग्जाम्पल, अभी जो सेट डिफाइंड नहीं किया उसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कुल मिलाकर ये 31 पेज की पीडीएफ फाइल है, आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप 1 सारे पेज को एक बार देखते रहें, गो थ्रू होते रहे, समझते रहें, ठीक है। सेकंड पेज पर आते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन योर सिलेबी इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज ए पर्टिकुलर टॉपिक इन मैथमेटिक्स में बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट्स बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स। आप देखिए एग्जांपल्स बताया जा रहा है कि कौन सा कलेक्शन सेट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करें तो सीधी सी बात है भाई, किसी को कौन सा टॉपिक पसंद आता है, मान लीजिए किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद आता है, किसी को ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन पसंद आता है, किसी को सेट्स रिलेशन पसंद आता है, तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं है। या फिर मैं कह दूं भी कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन यूर सिटी, अपनी शहर के इम्पोर्ट जो भी ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति उनका कलेक्शन कर लीजिए, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कौन क्या ईमानदार है ये सारा पता लगाना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये हम वेल डिफाइंड नहीं है ये कलेक्शन, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। इस प्रकार एक दो एग्जांपल और भी आपको दिए हुए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन एट इट मेड नॉट नेसेसरी दैट द सेम set of 10 writers are talented in everyone opinion, hence it is not a set। बिल्कुल कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स का करेंगे वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आप किसी दूसरे को टैलेंटेड मानते हो, या हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन को टैलेंटेड मानते हो, तो वो कलेक्शन जो बनेगा, देखिए कुछ ऐसी हिंट मिलेगी, जैसे ऑनेस्ट पर्सन हो गया, रिच पर्सन हो गया, टैलेंटेड हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, फेवरेट हो गया, कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर पिक वर्ड होते हैं जिनको देखते ही मालूम हो जाता है कि भाई ये सेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनमें एक अलग ही मीनिंग निकल के आता है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड आपको दिख रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। बिल्कुल, आप किसी क्लास को पढ़ाते हैं, उसमें मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 20 में 10 बच्चे बॉयज हैं, तो क्लियर सी बात है उन 10 बच्चों को कलेक्शन जो बनेगा वो उसी क्लास को बिलोंग करते हैं, सभी बच्चे उसी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो एक सेट हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज ए सेट। बिल्कुल डेफिनेटली सेट होगा। इसी प्रकार द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, वो भी सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा नोटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को डिनोट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नोटेशन क्या है, मतलब हम किस सिंबल से उसको डिनोट करें, है ना। नोटेशन से मतलब डिनोट किस प्रकार से करते हैं। सिंपल सी बात है, सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब कोई एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो वो कहलाता है कि ए उस सेट का मेंबर है ना। ए जो स्मॉल ए है, लेटर स्मॉल ए, उस कैपिटल ए सेट का क्या है, मेंबर है या फिर एलिमेंट है। जनरल सी बात है, इसमें ज्यादा हम समय नहीं लगाने वाले। और बिलोंग नहीं करेगा तो हम कह देंगे उसका एलिमेंट नहीं है या उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हमारे 2 पेज क्लियर हो गए। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप चैट सेक्शन, आपको ऐप में चैट सेक्शन मिलेगा, वहां से आप चैट सेक्शन में अपनी कोई बात पूछ सकते हैं। मुझे सभी कैंडिडेट्स की जो भी बैच में ज्वाइन है सभी की चैट सेक्शन मुझे दिखाई देती है, तो जहां पर आपको कोई छोटा हल्का फुल्का डाउट रहा तो मैं उसी चैट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, या फिर कोई ज्यादा ही सीरियस डाउट है आपको क्लियर नहीं हो पाया चैट सेक्शन से भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आपको सारी बातें मैं यहाँ क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने आता है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा some important examples of set is used in everywhere। भाई सेट्स में कुछ ऐसे एग्जांपल है जो सभी जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जनरल सी बात है, ये हम तो एक टीचर है तो हमें सिंपल सी बातें मालूम है, ठीक है। ये तो हमें देखते क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना। चलिए अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना या सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा इतने घुमा फिरा के नहीं आएंगे। हमें तो एक्चुअली 2 सेट देके वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को बेसिकली 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक तो आप अपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि सेट्स को बेसिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। और लेकिन हम यहां पर आपको 3 फॉर्म बता रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से मतलब होता है भाई किसी भी सेट को बताने के लिए हमने कोई एक स्टेटमेंट कह दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से मतलब किसी बात को कहने के लिए हम एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कह दिया एक कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैंने तो टेबुलर फॉर्म बनाई है ना मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है, मैंने सिंपल सा ये कह दिया कि भाई एक स्टेटमेंट बोल दी, तो ये डिस्क्राइब कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दी, तो ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है। देखिए तीनों फॉर्म है, तीनों के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है
लेट अस डिस्कस द अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स रिप्रेजेंटेशंस ऑन डिटेल सेट। डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वही बात है जो मैंने बताई है, एक स्टेटमेंट के रूप में हम कोई बात कह देते हैं ना, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन मस्ट अलाउ द कंसियस डिटर्मिनेशन विच एलिमेंट बिलोंग टू द सेट और विच एलिमेंट डू नॉट। मतलब ये हमें कॉन्साइज कर देती है, क्लियर कट हो जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट जो कही जा रही है उस कलेक्शन में है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन बनेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। अब यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है तो ये इनफाइनाइट कलेक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक सेट हो गया। सेट फाइनाइट इनफाइनाइट होते हैं, वो आगे टाइप्स आएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 100, जो 100 से नीचे प्राइम नंबर थे वो सारे कलेक्शन बनाएंगे सेट का। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है ना, इनको एक डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटिंग देम बाय मींस ऑफ कॉमास एंड इंक्लूजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट। सेट बिल्डर सॉरी एक्चुअली रोस्टर फॉर्म जो होती है, टेबुलर फॉर्म होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे हैं, मतलब एक करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड पोजीशन में, लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड पोजीशन में रोस्टर फॉर्म को रखा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर हमने ले गए टेबुलर फॉर्म को, सॉरी थर्ड नंबर पर हम सेट बिल्डर फॉर्म को ले गए हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, आगे पीछे मतलब एक ही निकल के आता है, मतलब डिफाइन बारी बारी से करेंगे। अब एग्जांपल आपको देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। 11 से जो छोटे इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, उनको हमने एक सेट बना लिया जिसमें कौन कौन से आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म हो गई, ठीक है ना। करली ब्रैकेट में है, एलिमेंट्स को इनक्लोज कर, मतलब करली ब्रैकेट में एलिमेंट को सेपरेट कर दिया कॉमा से और करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। इस बार एग्जांपल और आपको दिख रहा है, एक्स एक इंटीजर है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, -1 0 1 2 3 4, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर कट हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म आ रही है, रूल फॉर्म आती है। सेट बिल्डर notation is a notations for describing a set by indicating the property that is means member satisfy। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर उस गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले सारे एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, तो वो हम कहलाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म बनाकर लिखना प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है। इसको रूल मेथड भी कहते हैं, एक रूल काम करता है यहाँ पर। जैसे एक सेट है, ए इज द सेट हैविंग एलिमेंट एक्स, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड डिक्शनरी में जो आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स लेटर इंग्लिश, वही मैंने वो जो बोला वही बता रहा है यहाँ पर। और सिंबल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ये जो सिंबल होता है ना स्लैश वाला, ये डबल हाइपन जो होती है, डबल डॉट होती है, ये सच दैट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बताया नहीं है, मैंने एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दिया, सेट हैविंग एलिमेंट x सच दैट x कैसा है, x पे एक प्रॉपर्टी काम कर रही है, वो क्या है, नेचुरल नंबर की, ठीक है। p पर एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी काम कर रही है, और a जो हमारा है उस पे एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का। ये हमने एग्जांपल क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो सेट पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इन रजिस्टर फॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी लिस्टेड एग्जैक्टली वंस। मतलब जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, लिस्टेड करते हैं एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में, तो उनको एक बार ही लिखा जाता है। बाई चांस आप किसी एलिमेंट्स को रिपीट कर देते हैं, जैसे 1 2 2 3, मतलब 2 को आप 2 बार लिख रहेंगे तो वो इमटेरियल होता है, वो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो एलिमेंट्स को रिपीट कर देंगे तो वो एक बार ही काउंट होगा, उसको बार बार रिपीट करना है कोई फायदा नहीं है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। और ए इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कॉफी, ठीक है। अब दैट इज एक सेट है जिसमें हमने मान लेते हैं COFE, कॉफी है, कॉफी में CO डबल एफ आ रहा है, डबल ई आ रहा है, तो हम इसको एक एक बार ही लेटर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, COFE, ठीक है। ये इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स इन ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। मतलब सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 4 3 2 3 4 2, तो एलिमेंट्स को आगे पीछे कैसे भी लिख लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल होता है वो। नेक्स्ट है, ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट ए सेट, सेम सेट को बताते हैं, ये बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन मैं इसको स्टार्टिंग में ले आया हूं,
ठीक है, ये पूरा प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल बिल्कुल दिमाग में रख के प्लान किया हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट पहले डिफाइन किया जा रहा है, कौन सा बाद में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाले जितने भी टाइप्स होंगी ना उनको हम साथ साथ ऑर्डर निकालते रहेंगे, साथ साथ कार्डिनल नंबर बताते रहेंगे, इसलिए पहले ही मैंने इसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि अगर मैं किसी टाइप में इसको ऑर्डर बताता फिर आप कहते सर ऑर्डर क्या चीज होती है, इसलिए मैंने पहले ऑर्डर को डिफाइन कर रहा हूं। कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, सीधी सी बात है, किसी भी फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसी सेट का ऑर्डर कहलाता है। अब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट जीरो भी हो सकता है, किसी नॉन एम्प्टी सेट है उसका ऑर्डर जीरो होगा, तो फाइनाइट तो है, फाइनाइट मतलब इसको हम काउंट कर सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर हो गई है। और ऑर्डर ऑफ सेट्स, कोई सेट ए है तो उसके ऑर्डर को n ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। n ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। क्लियर हुआ? एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, या फिर एक सेट दिखाते हैं उसमें कोई एलिमेंट नहीं रखते हैं, खाली रखते हैं, उसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर ए सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, ठीक है, x लेस देन 1, एक से छोटा और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो एक से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? ठीक है, इसका ऑर्डर हम निकालें। देखिए मैंने कहा था साथ के साथ हम ऑर्डर ही हम बताते रहेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट ए 0 हो जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 0 और फाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या तो 0 मतलब कोई हो ही ना, 0 से मतलब है नंबर, काउंटिंग मतलब कितने एलिमेंट है ना। 0 मतलब वो 0 वाला 0 नहीं है कि भी सेट के अंदर एलिमेंट 0 रख दिया, वो नहीं है। मतलब काउंटिंग करे तो कोई एलिमेंट ना मिले, मतलब खाली सेट रहे, और काउंटिंग करे तो फाइनाइट भी आ जाए, दोनों बातें हो सकती हैं, तो वो सेट फाइनाइट सेट होगा। मतलब ए सेट हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, कंसीडर ए सेट ए और नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब फाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है, सेट एक इंटीजर बताया जा रहा है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। -1 से 3 के बीच में हम कितने नंबर इंटीजर कलेक्ट करेंगे? 5 कलेक्ट करेंगे, तो इसका ऑर्डर भी साथ साथ हमने बता दिया, इसका ऑर्डर हो जाएगा 5, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट में आपको लेके चलता हूं। नोट हम आपको बता रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। मतलब कार्डिनल नंबर से मतलब ऑर्डर, किसी फाइनाइट सेट का ऑर्डर निकालेंगे तो वो फाइनाइट ही आएगा। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी भाई अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, काउंटिंग कर ही नहीं सकते उसकी हम, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। ए सेट इज सेट टू इनफाइनाइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉट फाइनाइट और इनफाइनाइट इन काउंटिंग। मतलब या तो फाइनाइट एलिमेंट्स ना हो या फिर काउंटिंग करे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आए, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। सिंपल सी बात है। और सारे जैसा भी नेचुरल नंबर का सेट है, वूल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रैशनल का सेट है, रियल का सेट है, ये सारे इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल इसने बताया। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा W, इसमें एलिमेंट्स है, डॉट डॉट हम लगा के इसको जो लिख रहे हैं सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है। और नोट बताया जा रहा है द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज नॉट ए फाइनाइट नंबर। सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट नंबर, एक इनफाइनाइट क्वांटिटी होगी, फाइनाइट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगलटन सेट के ऊपर आते हैं। ए सेट कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट के पास केवल सिंगल एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आप कोई सेट उसके अंदर केवल एलिमेंट 0 है, सेट हैविंग एलिमेंट 0, वो भी सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये नहीं है कि उसके अंदर 0 है तो वो सेट सिंगल खाली सेट हो गया, नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट है उसमें एलिमेंट 0 है तो वो सिंगल एलिमेंट के रूप में काम होगा, तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये बातें भी साथ ही से बता दी गई होगी, देखो नोट पे लिखा हुआ है ना। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट 2 है तो वो सिंगलटन सेट है। 1 और 3 के बीच में इंटीजर लेंगे 2 ही तो आएगा। एग्जाम्पल भी हो गया और नोट भी नीचे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 0 इज ए नल सेट बिकॉज इट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट विच इज 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर आते हैं। इक्वल सेट्स के बारे में बताते हैं। भाई ये इक्वल सेट क्या चीज है? बहुत आसान बात है। कोई भी 2 सेट ले लेते हैं
तो इक्वल कब कहलाएंगे? अगर मान लीजिए हम दो सेट लेते हैं ए और बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाएं, अगर ये कंडीशन हो जाए तो वो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। एक तरीका तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखकर पता लगाना। एक तरीका और भी होता है, वो आगे आएगा सबसेट की फॉर्म में। अगर कोई दो सेट है ए और बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो उस केस में भी हम कह देंगे कि दोनों सेट क्या है? इक्वल। तो दो मतलब कई तरीकों से हम इक्वल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है ना कि पहली कंडीशन दी जा रही है एवरी एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ बी, और सेकंड कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। सारी पीडीएफ फाइल आपको बैच में आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से आप सारा पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको आज का पढ़ाई हुई क्लास कैसी लगी, आज का स्टडी मटेरियल कैसा लगा। चैट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं, ठीक है, कैसा लगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसा एक नोट दिया हुआ है, दो सेट ए और बी इक्वल कहलाते हैं, तो उनको हम राइट करते हैं, लिखते किस तरीके से? ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, एक दो सेट है, एक सेट है ए बी सी डी, बी एक सेट है डी बी ए सी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सेट के सारे एलिमेंट ए में है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। और एक बात और बताई जा रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 4 है, बी में 4 है, हेंस ए और बी इक्वल। लेकिन ये अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने से सेट इक्वल नहीं होते, वो आगे में उनको इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है, वो आगे आएंगे। लेकिन अगर एलिमेंट्स एग्जैक्टली वो ही हैं, चाहे आगे पीछे किस प्रकार से भी लिखे हुए हैं, तो इक्वल सेट कहलाते हैं। हाँ, ऑर्डर इक्वल होने से सेट इक्वल नहीं होते, उनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, वो आगे आएगा। ये देखिए आ गया। नेक्स्ट पेज 11 पर देखिए इक्विवेलेंट सेट आ रहा है ना आपके सामने, क्लियर? तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में क्या बताया जा रहा है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है। जैसे कोई दो सेट है, उन दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ ए और बी दिया, देखिए हालांकि एलिमेंट डिफरेंट है ए और बी के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। नोट भी दिया हुआ है, इफ एन ए इक्वल टू एन ओ बी देन द टू सेट्स ए एंड बी नीड नॉट टू बी इक्वल, thus इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। क्लियर है? चलिए यहां तक हो चुका है। अब देखिए मेन जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सबसेट। सबसेट से बहुत से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आगे काम आएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बारीकी से समझना। सबसेट के बारे में क्या कर रहा है? लेट ए सेट x इज ए सबसेट ऑफ y इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ y। सिंपल सी बात है, कोई भी सेट मान लेते हैं x है और y दो सेट है, तो सेट x y का सबसेट कब कहलाएगा? जब x के सारे एलिमेंट y में चले जाएं। अब y के सारे x में आए या ना, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन x के सारे y में जाने चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? x सबसेट ऑफ y, ये राइट लिखने का तरीका है। और पढ़ते कैसे हैं? x इज सबसेट ऑफ y। क्लियर है? नोट इसमें दिया हुआ है, इफ x सबसेट ऑफ y देन वी से x इज सबसेट ऑफ y, और x इज कंटेन्ड इन y। मतलब कंटेन्ड मतलब x सारा का सारा y के अंदर चला गया, कंटेन्ड हो गया ना। अच्छा जी, ऑफ x नॉट सबसेट ऑफ y इट मींस x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y, x इज नॉट कंटेन्ड इन y। मतलब बोलने के तरीके अलग है, कंटेन्ड वाला हो गया, सबसेट वाला, मतलब तो एक ही निकलता है। एग्जांपल ये आपको दिए हैं, देखो a के सारे एलिमेंट b में चले गए, तो उसका मतलब a सबसेट ऑफ P है। एग्जाम्पल सिंपल सा है, क्लियर हो गया। ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम्पल तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वो जल्दी ही एक बार अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो एग्जाम्पल डेफिनेटली क्लियर हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। देखिए बहुत सौ कंफ्यूजन क्या होती है, प्रॉपर जो खासतौर से जो फ्रेशर होते हैं, नए होते हैं, जो काफी दिनों बाद स्टडी कर रहे हैं 11-12 का कॉन्सेप्ट को, उनको ये छोड़े हुए काफी साल हो गए, उनको यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं क्लियर कर दूंगा प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है? ए सेट x इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ y इफ x सबसेट ऑफ y एंड x नॉट इक्वल टू y। देखिए एक बात समझिए, x सबसेट ऑफ y, तो सबसेट में सिंबल के नीचे एक इक्वल का साइन लगा होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने ये लिख दिया x सबसेट ऑफ y, तो इसका मतलब है x के सारे एलिमेंट y में होंगे, ठीक है, और x और y के इक्वल होने का चांस भी है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि x और y इक्वल हो भी सकते हैं। जबकि प्रॉपर में क्या होता है कि x के सारे एलिमेंट y में होंगे, लेकिन x और y कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब y में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर जो x में नहीं होगा, जबकि इस केस में x के सारे एलिमेंट y में होंगे, ठीक है, और y के सारे एलिमेंट x में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए इस साइन का मतलब है इक्वल भी हो सकता है और जरूरी इक्वल हो नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, x के सारे एलिमेंट y में चले जाएंगे, ठीक है, तो और y के
एक्स और वाई इक्वल भी हो सकते हैं सबसेट के केस में, लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, एक्स के सारे एलिमेंट वाई में चले जाएंगे, लेकिन वाई में कम से कम देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन वाई विच इज नॉट इन एक्स, जो एक्स में नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर होने के चांस कभी नहीं होते। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट में एग्जांपल आपको दिया हुआ, देखिए 1 और 2 दिया हुआ है, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिखते हैं और सबसेट को ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसेट में इक्वल होने की पॉसिबिलिटी होती है, जबकि प्रॉपर सबसेट में इक्वल कभी नहीं होते। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दिया है 1 और 2, ए के सारे एलिमेंट बी में चले गए, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। और एक देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पे मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझाया हुआ है, डायग्राम बनाकर, क्योंकि ए कंटेन्ड इन बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और ए के सारे एलिमेंट बी में तो है, लेकिन बी के सारे ए में नहीं है, तो मतलब ये प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल्स। अब देखिए इंटरवल जैसा कॉन्सेप्ट होता है जो हम बहुत से चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो, डिफरेंशियल के इक्वेशन के क्वेश्चन हो। ठीक है, मतलब इंटरवल है ना, बहुत जगह काम आता है। एक्चुअल भी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि लेकिन हमें पढ़ते पढ़ते ये तक क्लियर नहीं होता कि यार इंटरवल एक्चुअल में है कि चीज क्या। अरे दोस्तों, एक्चुअल में इंटरवल एक सेट ही होते हैं, इंटरवल को एक सेट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन बस फर्क थोड़ा इतना होता है कि सेट, ठीक है, सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जबकि इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल्स में ना बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ओपन इंटरवल 2,3, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना, तो एक्चुअल में सेट इंटरवल्स एक इनफाइनाइट सेट ही होते हैं। क्लियर है? जबकि सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। अब देखिए ओपन इंटरवल का केस बताया जा रहा है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। जब ओपन इंटरवल आएगा तो वहां पर लेस देन का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, है लेस देन इनइक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, और जब क्लोज इंटरवल आएगा वहां पर हम लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे। इतना कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सेमी ओपन सेमी क्लोज भी होगा, मतलब आधा खुला हुआ आधा बंद ना, लेफ्ट से भी खुला हो सकता है, राइट से बंद हो सकता है, राइट से बंद हो सकता है, सॉरी लेफ्ट से बंद हो सकता है, लेफ्ट से राइट से खुला हो सकता है। तो ओपन क्लोज दोनों तरीके से हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहां ओपन होगा वहां लेस देन, जहां क्लोज होगा वहां लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर कट बात है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पावर सेट के बारे में। पावर सेट के बारे में कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ए इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ द सेट ए, द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। मतलब कोई एक सेट है, उसके बाद जितने भी सबसेट होंगे उन सबको उठाकर एक सेट में डाल दे तो एक पावर सेट बन जाएगा। क्लियर कट बात है। फॉर एग्जांपल दे रहा है ए सेट जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो पावर सेट में क्या होना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा और 5 आएगा। सिंपल सी बात है। नोट देखिए क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब जो पावर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिंपल सी बात है सबसेट तो होंगे ही ए के, क्योंकि ए के सबसेट ही तो पावर सेट में जाते हैं। इफ द सेट n हैज, if a set has n element then power set has 2 की पावर n एलिमेंट। सिंपल सी बात है, अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो पावर सेट में क्या होते हैं, सबसेट तो होते हैं किसके, सेट ए के। तो सेट ए में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। क्लियर बात। अब जो है पॉइंट नंबर 3, देखिए पॉइंट नंबर 3 2 बार लिखा गया है, थर्ड फोर्थ। ठीक है, चलिए मैं इसको ठीक कर लूंगा। पॉइंट 3, 4th और 5th, पॉइंट 3rd नंबर, पॉइंट 4th नंबर, पॉइंट 5th नंबर बड़ा ही काम का है। बहुत से लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होती है, यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पॉइंट 3rd 4th को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स है तो उसके अंदर टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर n। क्लियर। आपसे कहा जाए किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने मिलेंगे। पहले तो पूछा था टोटल सबसेट तो आंसर था 2 की पावर n, अब प्रॉपर पूछेगा तो आंसर आएगा 2 की पावर n। ठीक है, फिर उसमें से हम -1 कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में जो खुद एक सेट होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट है A दैट उसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो प्रॉपर सबसेट में 1 और 2 मतलब A को इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉपर से मतलब है उस सेट इटसेल्फ सेट को इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, 5 बनेगा, सिंगलटन सेट 1 बनेगा, सिंगलटन सेट 2 बनेगा और एक सेट बनेगा 1 और 2। तो जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो हम 3 सबसेट काउंट करेंगे, एक 5, एक सिंगलटन सेट 1 और एक सिंगलटन सेट 2। 1 और 2 को छोड़ देंगे क्योंकि प्रॉपर की बात कही जा रही है, तो इटसेल्फ मतलब उसी खुद के सेट को खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए, अब कहता है सेट में n एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर,
मतलब प्रॉपर तो हो, साथ के साथ नॉन एम्प्टी भी हो, तो सिंपल सी बात है भैया 5 को भी छोड़ना पड़ेगा, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। एक मतलब इटसेल्फ खुद को भी करेंगे और 5 को भी करेंगे, तो इसलिए -2 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 6 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, उसमें 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलेंगे कंपेरेबल सेट्स में, ठीक है। कंपेरेबल सेट्स में चलते हैं, और कंपेरेबल सेट में चलने के बाद हम सारे कॉन्सेप्ट को बारी बारी से, देखिए फ्लो बना रहेगा, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सारी चीज़ आपको अच्छी से दिख रही हुई, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, सब कुछ चीज़ें क्लियर कट दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन जैसे हमारे पास वो होता है ना स्मार्ट बोर्ड, उसकी तरह पूरी कोशिश रहेगी आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और बढ़िया तरीके से देने का, ठीक है। कुछ कमी रह जाती है तो हम आने वाले टाइम में उसको दूर कर लेंगे। मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्द स्मार्ट बोर्ड लिया जाए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर मुझे एफर्ट कम करना पड़ेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। स्मार्ट बोर्ड में ये सारी चीज़ें स्लाइड करके समझाने में और समझने में बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आता है। स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी ले लेंगे दोस्तों, आपका यूं ही प्यार सपोर्ट बना रहे तो हम जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, और फिर मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर ये स्क्रीन पर स्लाइड को रिमूव करना पड़ता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को तैयार करने में, एडिट करने में। चलिए मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कंपेरेबल सेट्स। देखिए कंपेरेबल सेट्स क्या होता है, सबसेट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। कोई भी 2 सेट है ए और बी, तो वो कंपेरेबल कब कहलाएंगे, या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का हो, तो सिंपल सी बात है वो दोनों सेट कंपेरेबल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई आपको 2 सेट दे दे और आपसे पूछे भाई क्या ये कंपेरेबल सेट सबसेट है, सिंपल सी बात है अगर दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाए, या तो ए बी का हो जाए या बी ए का हो जाए, या बोल रहा हूं मैं और मतलब चॉइस दे रहा हूं, दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाए तो वो कंपेरेबल कराएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो सिंपल सी बात है वो इक्वल सेट बन जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों सेट चॉइस आए, दो में से कोई एक दूसरे का सबसेट है तब तो कंपेरेबल, दोनों हो जाए तो इक्वल। क्लियर कट बात है, यही दोनों में एग्जांपल होता है। देखो और लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, अगर इस और को हटाकर एंड लगा दिया जाए तो वो दोनों सेट इक्वल सेट बन जाएंगे। एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दूसरे कंपेरेबल है क्योंकि पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट है। चलिए नेक्स्ट हम बात मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेरेबल सेट्स के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अगला आता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब सेट पर ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशंस में यूनियन होती है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डिसजॉइंट होता है, ठीक है ना, और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीजें से लेंगे। 1 बाय 1 सबको स्टडी करते रहिए। देखिए हम पहले बात करते हैं यूनियन की। कोई 2 सेट है ए और बी, तो वो हमारे यूनियन सेट का यूनियन ऑफ 2 सेट्स, हमारे पास कोई 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर हमें उनका यूनियन निकालना है तो हम उसको लिखते कैसे, पहले तो ए यूनियन बी से लिखते हैं, और ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है उसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो ए के होते हैं या बी के होते हैं या फिर दोनों के होते हैं। क्योंकि अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट भी आएगा तो वो एक बार लिखा जाएगा, मतलब ए के सारे आएंगे, बी के सारे आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो भी एक बार ही लिखा जाएगा। क्लियर कट बात है, ये तो लिखा जा रहा है। Let A and B are 2 sets, then union of 2 sets A and B are represented by, denoted by A union B, and it is defined as the set of all those elements which are either in A or in B or both, दोनों में होंगे। और सिंबॉलिकली आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा A union B is the set having element X such that X belongs to either in A or in B। या तो A में होगा या फिर B में होगा। आपको डायग्राम से समझाया जा रहा है। मैंने आपको बोला था ये पूरा स्टडी मटेरियल जहां पर डायग्राम की जरूरत होगी वहां पर प्रॉपर डायग्राम आपको दिया जाएगा। बहुत मेहनत की गई है इस स्टडी मटेरियल पर, आपको समझाने में बहुत मजा आ रहा है और आपको समझ में भी जल्दी से आ रहा होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी साथ साथ मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ए और बी 2 सेट है, दोनों का यूनियन निकाला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल से बात था, कोई मुश्किल नहीं था।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहले है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। ये सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में आती है, जहां पर दो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव, तीन भी एसोसिएटिव में लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए यूनियन ए होता है, ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, और ए सबसेट, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में, तो ए यूनियन बी का निकालेंगे तो बड़ा सेट ही तो आएगा। बड़ा सेट कौन है, बी आएगा। इसी प्रकार ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। सिंपल सा है, तो कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है। हाँ, अब देखिए पॉइंट नंबर 8 ये कह रहा है, अगर ए यूनियन बी फाई है, दो सेट का यूनियन अगर फाई आ रहा है तो उसका मतलब उन दोनों में से या तो ए फाई है या फिर बी फाई है, और दोनों फाई भी हो सकते हैं, ए बी फाई। नहीं, यहां पर चॉइस नहीं आएगा, ए इज इक्वल टू फाई और बी इज इक्वल टू फाई, और नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी हुआ तो कभी यूनियन फाई नहीं आएगा। दोनों के दोनों फाई होंगे 100%, दोनों के दोनों एम्प्टी होंगे तभी उनका यूनियन एम्प्टी आएगा। अगर दो सेट का यूनियन एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही सेट एम्प्टी है, क्योंकि अगर एक भी एम्प्टी हुआ दूसरा नॉन एम्प्टी हुआ तो कभी भी यूनियन एम्प्टी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे, और ये एक ऐसा सेट होता है उनमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, ए के अंदर भी होते हैं और बी के अंदर भी होते हैं। सिंबॉलिक अरेंजमेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट x such that x belongs to A and x belongs to B, मतलब A में भी होगा और B में भी होगा। एग्जांपल आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट पेज चलते हैं तो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, डार्क जो किया हुआ है ना वही आपका इंटरसेक्शन है, और प्रॉपर्टीज वही सेम चलने वाली है, यूनियन वाली थी उसी पैटर्न पर प्रॉपर्टीज है, बस थोड़ा इंटरसेक्शन वाला रूल चलेंगे यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चल रही है, और ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए आएगा, फाई के साथ करेंगे छोटा सेट आएगा। देखिए इंटरसेक्शन में जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा सेट होता है वो आता है, यूनियन में बड़ा सेट आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए, और पहले 6 बताता हूं। अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इंटरसेक्शन में छोटा आएगा। छोटा कौन है, ए आएगा। ठीक है, अब डिसजॉइंट की बात करते हैं, सॉरी पहले 7th प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है किसका, बी का। मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए में भी होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी होता है, हमेशा होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी छोटा होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब आते हैं डिसजॉइंट्स के ऊपर। डिसजॉइंट में क्या कह रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो वो डिसजॉइंट कहलाएंगे, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट हो गया। एग्जांपल देखिए, दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट पेज पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है, सिंपल सी बात है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मान लेते हैं ए कोई सबसेट है यू का, यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर अगर ए यू की बजाय कोई दूसरा सेट भी आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर यू हम डिफाइन करने के लिए बेसिकली जनरल सेट्स लेते हैं, ए ले लिया कोई पर्टिकुलर, और ये यू एक जनरल है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो लार्जेस्ट सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल का दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट द लार्जेस्ट सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर द गिवन कंडीशंस। जो गिवन कंडीशन में सारे सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है, वो बड़े से बड़ा सेट ही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट तो हमने डिफाइन कर लिया, एग्जांपल भी हो गया। कंप्लीमेंट सेट में हम चल रहे हैं, तो कंप्लीमेंट सेट क्या कहलाता है, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट मैं इसमें डाल दूंगा, फिलहाल तो डाल दूंगा। ठीक है, ये डिसजॉइंट के जस्ट आसपास ही मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। आप स्टडी मटेरियल आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पर इंक्लूड करना शायद वो रह गया, लेकिन मैंने समझा दिया आपको क्या होता है। बड़ा सेट जो सारे सेट को अंदर रखता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर है, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी डेफिनेशन। डिसजॉइंट सेट भी होगा। नेक्स्ट कंप्लीमेंट सेट है, ए सबसेट है यू का यूनिवर्सल सेट का, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट व्हिच आर नॉट इन ए। मतलब यू के वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो ए में नहीं होंगे। क्लियर, सिंबॉलिकली भी यहां पर दिखाया हुआ है, x belongs to A and x not belongs to A, x belongs to U and x not belongs to A। ठीक है, एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, एग्जांपल से क्लियर हो गया। 4 और 5 आएंगे एक कंप्लीमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 2 3
हटा दिए, यू से 1 2 3 हटा दिया तो 4 5 बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डार्क से दिखाया हुआ है, डार्क जो पूरा है, डार्क ए के बाहर का जो डार्क पार्ट है वो सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख रही है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। सिंपल सी बात है, किसी सेट का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालेंगे तो यू ही आएगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कोई दो सेट है ए और बी, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट लेंगे, बी के एलिमेंट निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नीचे देखिए दोनों सिंबॉलिकली आपको दिखाया हुआ है, ए माइनस बी दिखा रखा है और बी माइनस ए भी दिखाया हुआ है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल दिखा रखा है 1 2 3 4 और बी में 1 2, 1 2 को निकाल देंगे, क्या बचेगा 3 और 4, तो ए माइनस बी आ गया। फिगर से भी आपको समझाया हुआ, फिगर बना रखे हैं, ठीक है, दोनों फिगर से क्लियर कट हो रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ये फिगर बड़े काम के होते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये फिगर बहुत काम आएंगे हमारे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, कोई दो सेट ले लो ए और बी, पहले ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन ले लो, दोनों के यूनियन से जो सेट बनेगा वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कहलाएगा, और उसको ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका तो ये, एक तरीका और भी है, ए यूनियन बी निकाल लो और ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो बचेगा। तो कैसी भी तरीके से समझ लो, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन ही बता रखी है, देखिए नीचे हैंस लिखा हुआ ना, ये पॉइंट है। दो तरीके से हम दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्लियर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1 2 3 4 1 2 4 5 2 5 8 9, पहले ए माइनस बी निकाला, फिर बी माइनस ए निकाला, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट है लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। एल्जेब्रा ऑफ सेट्स है ना, वो कौन कौन से नियम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ भी नहीं है। आइडेम्पोटेंट लॉ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ है, फाई और यूनिवर्सल में काम करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारे ये जितने भी लॉ आपको दिख रहे हैं, ये लॉ आपके कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल करते वक्त पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी बनाकर एग्जाम्पल में किसी क्वेश्चन में पूछ लिया, 4 ऑप्शन देता है, बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 4 ऑप्शन देकर। ये तो लॉ जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे काम के होते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज पर आपको दिख रहा है, फॉर एनी 3 सेट विद डिफरेंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये बड़ा काम का है। इसमें से एक प्रॉपर्टी शायद एग्जाम में आई हुई भी है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए माइनस बी आएगा यूनियन ए माइनस सी आएगा। ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब माइनस अगर बाहर लगाया तो ब्रैकेट के अंदर जो है ऑपरेशन वो अपोजिट हो जाएगी, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगी, और इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, यूनियन बन जाएगी हमारे। अब इंटरसेक्शन बाहर होता है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी अगर होता है तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा माइनस ए इंटरसेक्शन सी बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 प्रॉपर्टी तो है, तीसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ है, क्या 4th प्रॉपर्टी ये हो सकती है ए यूनियन बी माइनस सी? कभी नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। तो ए यूनियन बी माइनस सी डिफाइंड नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो वो ए यूनियन बी माइनस सी वाली फॉल्स थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। ये सिंपल से फॉर्मूले होते हैं जो प्रैक्टिकल, जैसे हमसे पूछते हैं ना भाई, इंग्लिश एक क्लास के अंदर इतने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, इतने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, इतने बच्चे मैथ पढ़ते हैं, बताओ कितने बच्चे दोनों पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं सेट्स का, सेट की एप्लीकेशंस होती हैं। सिंपल फॉर्मूले, ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 0। तो ये 2-3 जितने फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ए माइनस बी वाला, बी माइनस ए वाला, ये बहुत एग्जाम में काम आते हैं। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं, और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सेट्स का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। सेट्स के सारे चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। अब नए कॉन्सेप्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशंस के बारे में, और रिलेशन की शुरुआत हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से, कार्डिनल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेट्स पूरा
फिनिश हो चुका है। अब हम चलेंगे रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पर। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई दो एलिमेंट, सबसे पहले देखिए रिलेशन को डिफाइन करने से पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दूसरा कार्डियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर और कार्डियन प्रोडक्ट आपस में मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिसको रिलेशन कहते हैं, वही हमारा आगे हमें समझ में आएगा। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? मान लेते हैं दो सेट हमारे पास, एक ए है और एक बी है। एक एलिमेंट ए ले लेते हैं ए के अंदर, बी ले लेते हैं बी के अंदर। अब दोनों एलिमेंट्स ए और बी को मिलाकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट बनाते हैं, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है ना, इसको ओपन इंटरवल ए कोमा बी नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या करते हैं इसको ये बोल देते हैं ओपन इंटरवल ए कोमा बी। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट ए कोमा बी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जिसमें ए को फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट कहा जाता है, बी को सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट कहा जाता है। अब इसमें एलिमेंट तो दो इस्तेमाल हो रहे हैं, ए और बी, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें दो एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एक सिंगल एलिमेंट का रूप में काम करेगा, दोनों को मिक्स करके बना दिया एक स्पेसिफिक, इसको नाम दे दिया क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो इस प्रकार के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलते हैं। इसमें एग्जाम कुछ नोट है, कुछ इंपोर्टेंट जरूरी बातें हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ठीक है, और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो पहला कंपोनेंट पहले के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर होता है। ये और डिफरेंस बता रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज डिफरेंट होता है एक सेट हैविंग एलिमेंट ए कोमा बी। दोनों चीजें अलग अलग बातें होती हैं, सेट अलग, ये सेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट के कार्डियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, दो सेट है ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, एंड डिफाइंड है सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑल कार्डियन प्रोडक्ट टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कोई दो सेट से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबको उठाकर एक सेट में डाल दे तो वो जो सेट बनेगा वो कार्डियन प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले ए एलिमेंट ए से आएगा, बी से आएगा, सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जांपल भी आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, दो सेट ले रहा हूँ ए और बी, उनके कार्डियन प्रोडक्ट को मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से रिप्रेजेंट कर दिया। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए से आएंगे, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, और अगर बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। क्लियर? अब दोनों एग्जांपल से एक बात क्लियर हो रही है कि अगर दो सेट ए और बी इक्वल नहीं है तो उनकी कार्डियन प्रोडक्ट भी मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। क्लियर बात है भाई? देखिए ऊपर देखिए, ए में दो एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4। तो ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट है? 4। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट में, रिलेशन के अंदर। रिलेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई दो सेट है, उनसे कार्डियन प्रोडक्ट ए और बी बना रहे हैं, ए क्रॉस बी बना रहे हैं, तो किसी भी कार्डियन प्रोडक्ट का जो सबसेट कहलाता है ना, द एनी सबसेट ऑफ द कार्डियन प्रोडक्ट ए एंड बी, वो हमारा रिलेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उल्टा कर चले, अगर कोई आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो सिंपल सी बात है आर एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए से बी। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में बिलोंग करेगा तो हम इसको लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और पढ़ेंगे कैसे? ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में नहीं जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और आर को क्रॉस मार देंगे, कट मार देंगे ऐसे। ठीक है, यही बात है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पीछे मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर और कोडोमेन पे। सिंपल सी बात है, कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन कहलाता है। तो अगर आर रिलेशन है ए से बी का, तो उसमें रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ध्यान रखना कार्डियन प्रोडक्ट में नहीं, रिलेशन के अंदर आर में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले कंपोनेंट, पहले पहले एलिमेंट्स को उठाकर सेट बनाएंगे तो वो डोमेन बनेगा, और दूसरे दूसरे एलिमेंट को उठाकर सेट बनाएंगे तो वो रेंज बनेगा। और अगर आर रिलेशन है ए से बी तो सेट बी है ना, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रेंज होती है, ठीक है ना, साइड में कौन से पेज पे चला गया?
हाँ नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चला गया क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट माइंड में सेट है, ठीक है, मुझे यहाँ स्क्रीन पर देखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट माइंड में सेट है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, डिफाइन कैसे करता है, पूरा चैप्टर के एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मुझे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, इसलिए मुझे यहाँ देखने की जरूरत भी नहीं है, देख तो इसलिए रहा हूँ ताकि स्लाइड को अच्छे से मूव करा सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे रेंज पे, अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ ना, तो देखिए मैं सारी डोमेन रेंज कोडोमेन एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेकंड एलिमेंट से रेंज बनेगी, और अगर आर रिलेशन ए से बी है तो बी हमारा कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है ना, ये सारी बातें बता दी। अब देखिए मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेट ए उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 1 8 9 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो एक रिलेशन बनेगा, हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं हैज इट्स क्यूब, मतलब पहले एलिमेंट का क्यूब दूसरा एलिमेंट है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आर में 2 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 1 और 2 8, तो 1 इस ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट उठाएंगे, 1 उठाएंगे 2 उठाएंगे, वो तो चल जाएगा डोमेन में, क्लियर। दूसरे कंपोनेंट उठाएंगे 1 और 8, ठीक है, 1 और 8 उठाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। अब जो हमारा सेट बी था जिसमें एलिमेंट कौन थे, 1 और 8 और 9, ये हमारा कोडोमेन बनेगा। उम्मीद करता हूं वो क्लियर होगा कि बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, डोमेन ही बता दिया आपने, मैंने आपको रेंज ही बता दी, कोडोमेन ही बता दी, और ये बात एग्जांपल से क्लियर भी होगा कि जो रिलेशन है ना वो सबसेट है। अब देखिए क्लियरली कट हो रहा है, देखिए नीचे की 4 लाइन देखो, क्लियरली आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए कैसे क्लियर है, क्योंकि आर में 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, जबकि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 3 3 9, 3 गुना 3 9, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आएंगे, और आर के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है आर सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है, इसलिए तो रिलेशन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, नंबर ऑफ रिलेशन पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सिंपल सी बात है, ए और बी 2 सेट हैं, ए में एलिमेंट देख लेंगे, बी में कितने हैं, तो ए और बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मान लें ए में 2 है, बी में 3 है, तो 2 3 6 है, तो ए क्रॉस बी में 6 हो गए, तो नंबर ऑफ सब रिलेशन कितने बनेंगे, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्डिनल प्रोडक्ट का, कार्डिनल प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, 6, तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, तो रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, क्लियर। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर नहीं लेकर जनरल एलिमेंट ले रहा है, जनरल, ए में m एलिमेंट मान रहा है, बी में n एलिमेंट मान रहा है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताइए, m इंटू n, mn होंगे, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर mn बनेंगे, तो इसका मतलब 2 की पावर mn रिलेशन बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखिए मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, 2 और 3 एलिमेंट लेकर 6 बनेंगे ए क्रॉस बी में, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6 यानी 64 बनेंगे, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी में सिर्फ ए ही मिलेगा। अब देखिए आइडेंटिटी की बहुत बढ़िया तरीके से पहचान कर सकते हैं, एक तरीका और है, मान लें किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो उसके आइडेंटिटी रिलेशन में भी 3 ही मिलेंगे, 1 1 2 2 3 3, मतलब ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उसके आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट होंगे, क्योंकि वही आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे एक मिरर लगा हुआ है, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मिरर के अंदर मैं ही तो दिखाई दूंगा, मतलब जो यहाँ है वही अंदर दिखाई देगा मिरर के अंदर, तो खुद का खुद से, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे एक रिफ्लेक्सिव भी आएगा, दोनों में डिफरेंस भी होता है वो बताऊंगा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ लेना भाई, हर एक एलिमेंट को हर एक से रिलेटेड करना है। अगर सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यूनिवर्सल में 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, मतलब हर एलिमेंट हर एक से होगा। A relation R on in a set A is known as universal relation if every element of set A is related to every element of set A, ठीक है, सारे के सारे आने चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी, अगर 2 सेट है हमारे पास तो वो ए क्रॉस बी के बराबर ही होगा, यहाँ पर देखो बताया भी होगा। अगर ए एलिमेंट ए सेट पर ले रहे हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए, ठीक है। मैंने रिलेशन की टाइप्स को एक पर्टिकुलर सेट पर रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे रिलेशन ऑन ए, अगर मैं कहता रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ पर ए क्रॉस बी आ जाता, ठीक है। अब ऑन ए कर रहा हूं तो मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेना है, क्लियर। तो देखिए एग्जांपल में 2 एलिमेंट है ए में, तो इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो इसमें ये ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है वाइड और एम्प्टी, बहुत बढ़िया आसान तरीका है। कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं होगा तो वाइड होगा, मतलब खाली होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बता रखा है, आप इसको 5 चीज नोट करते हैं, और ये प्रॉपर सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का,
ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 दिख रहा है, कंसीडर रिलेशन आर ओनली डिफाइंड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अरे सिंपल सी बात है भाई, a में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, आपस में किसी प्रकार भी घटा लो 6 कभी नहीं आएगा। मतलब a सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, किसी को भी a मान लो किसी को b मान लो, और a माइनस बी करके देख लो, 6 आ जाए तो मुझे बता देना, कभी भी 6 नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं a माइनस बी में लिख लेता, a माइनस बी बराबर में 2 लिख लेता, तो 2 तो आ सकता है, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक ऐसा नंबर लिखा है जो डिफरेंस करने पर कभी भी नहीं आए, जैसे मैंने 6 ले लिया। तो a और b कोई भी ले लो, मतलब सेट a से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, a b मान लो, उनको घटा के देखो, कभी भी 6 नहीं आएगा। तो मतलब कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कोई बनेगा नहीं तो वो खाली रह जाएगा, तो एमपीटी सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए यही सारी बातें इसमें बताई हुई है, नोट दे रखा है। वाइड रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन द गिवन सेट एंड दीज रिलेशन आर आल्सो कॉल्ड ट्राइवल रिलेशंस। ये जो रिलेशंस होते हैं ना, स्मॉलेस्ट रिलेशन और लार्जेस्ट रिलेशन, मतलब वाइड और यूनिवर्सल, ये ट्राइवल रिलेशन कहलाते हैं, बाकी सारे नॉन ट्राइवल रिलेशंस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनवर्स रिलेशन। अरे भैया, इनवर्स रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए। अगर आर कोई रिलेशन है ए से बी, तो इनवर्स क्या होगा? बी टू ए। तो सिंपल सी बात है, जब भी इनवर्स रिलेशन निकालना आएगा तो पहले आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। इनवर्स बनाने के लिए पहले एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशन ए में ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो इनवर्स में क्या आएगा? बी ए आएगा, मतलब उसके आप ऑर्डर्ड बदल जाएंगे, पहला दूसरा बन जाएगा, दूसरा पहला बन जाएगा। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। ए से होना चाहिए फॉर एवरी ए, ठीक है। मतलब ए का रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए। हाँ, खुद के साथ तो हो, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हो सकती है। जबकि आइडेंटिटी भी कहता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद से ही होना चाहिए था आइडेंटिटी में। रिफ्लेक्सिव कहता है भाई मेरा खुद के साथ तो होना चाहिए, अगर कोई फालतू भी हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो आइडेंटिटी तो कहेगा कि 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। सॉरी, आइडेंटिटी तो कहेगा कि 1 1 हो और 2 2 हो और कोई और ना हो। जबकि रिफ्लेक्सिव कहेगा कि 1 1 हो जाए और 2 2 हो जाए, ये तो होने चाहिए। अगर 1 2 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है रिफ्लेक्सिव। मतलब जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव हमेशा होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। सिमेट्री क्या कहता है? कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है? किसी सेट पर अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी ए से होना चाहिए, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी से है, बी ए से नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? रिलेशन आर ऑन सेट इज हैड टू बी ट्रांजिटिव, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से होना चाहिए, तो भाई ट्रांजिटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल आप दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल से देखिए, कुछ ज्यादा ये गहराई से वाल उठने वाली बात नहीं। लास्ट एक 8वां जो दिख रहा है ना आपको, एंटीसिमेट्रिक, ये बड़ा ही काम का भाई। एंटीसिमेट्रिक में क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एंटीसिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी से जुड़ा हुआ है, बी ए से, तो ए और बी बराबर होने चाहिए, तो वो एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा भैया, ठीक है। और दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एवरी। अगर एंटीसिमेट्रिक करना है तो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी ए से, तो भैया ए और बी बराबर होने चाहिए, ठीक है। नॉट a relation R on the set A is not antisymmetric if there is exist A, B belongs to A and B belongs to A such that A belongs to R, B belongs to R but A not equal to B। भाई not antisymmetric कब कहलाएंगे? A B R में हो जाए, B R में हो जाए, अगर और A और B बराबर ना हो तो not antisymmetric कहलाएंगे, एंटीसिमेट्रिक नहीं होंगे। क्लियर? लास्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी रिलेशन किसी सेट पर तीनों कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तीनों दिखा दे। ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, तीनों दिखा देगा तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। बहुत आसान बात है, हम समझ जानते हैं। अब एक नोट दिया हुआ है, वो काम आता है क्या? अगर ए हमारे पास एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो रिलेशन 1 1 2 2 3 3। सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो और भी बन सकते हैं इस सेट के ऊपर, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछेगा आपसे तो आइडेंटिटी ही बनेगा। और नोट नंबर 2, एवरी आइडेंटिटी यूनिवर्सल
आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड हैंस इक्विवेलेंट रिलेशन आल्सो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। क्लियर बात हो गई। और साथ के साथ इक्विवेलेंस भी होते हैं। तो ये है भाई नितिन शर्मा, व्हाट्सअप नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का स्टडी मटेरियल बेसिक टू एडवांस लेवल सारा का सारा मैंने क्लियर करा दिया है। आप देखिए, जो चीज़ आपको 4 घंटे आपको जो चीज़ें आपको पूरा चैप्टर समझने में, रिवाइज करने में 2 से 3 दिन लगता है, मैंने केवल मात्र 1 घंटे में करा दिया। हालांकि मेरी कोशिश तो ये थी 1 घंटे में निपटा दूं, लेकिन कहते कुछ हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते समय का पता नहीं चलता है, वीडियो 1 घंटे से बड़ा भी हो जाता है, शायद 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, लगभग 1 घंटा तो हो ही चुका है। तो यहीं पर आज का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पूरा भी तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं, वो सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर सेट एंड रिलेशन से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया जाएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसमें वीडियो क्लास नहीं मिलेगी, आपको असाइनमेंट मिलेगा। यानी कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगी वीडियो क्लास, स्टडी मटेरियल बेसिक टू एडवांस। सेकंड में आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि मैं खुद सोल्व करवाऊंगा पूरी की पूरी। और थर्ड डे, तीसरे दिन वीडियो क्लास नहीं होगी, थर्ड डे आपको मिलेगा असाइनमेंट। मतलब कि रेगुलर स्टडी करना है। आप सोच रहे होंगे सर थर्ड डे भी वीडियो क्लास पढ़ा दो नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थर्ड डे आप खुद को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा और पिछला चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। पहले दिन सारा वीडियो क्लास के जरिए स्टडी मटेरियल समझाया जाएगा, दूसरे दिन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तीसरे दिन आपको खुद से असाइनमेंट करना है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे, आपको बहुत अच्छा तरीके से बेस मजबूत हो जाएगा, एग्जाम में जाने के लिए कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए भाई ई बुक्स चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स वाली चाहिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है, और आपको चाहिए मान लीजिए क्या बोलते हैं, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको स्टोर में जाना होगा। ऐप के अंदर एक बैच के बिल्कुल बगल में साइड में, ठीक है, राइट साइड में एक स्टोर का ऑप्शन होता है, स्टोर में जाइए, वहां से जाकर आप ई बुक्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियो, इसमें 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में टोटल वॉल्यूम 1 10 चैप्टर 1 to 10 41 वीडियोज हैं, आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपकी बहुत हेल्प करती है। तो ये था आज की पूरी क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का चैप्टर 1 स्टडी मटेरियल पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।